बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और कुछ कोशिश हुकूमत की तरफ से भी यही की जा रही है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, लेकिन लोगों के रवैये ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि खुद अपने लिए वो आसानियां पैदा करें, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम कोई अच्छी सी खबर से करें, कोई लाइट सी खबर से करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात इस तरह के हैं कि आप कोविड का जिक्र ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इंतहाई जो हम देख रहे हैं सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जा रही है। अस्पतालों में जितने भी मरीज़ हैं वो या तो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर पर हैं। अब मुझे नहीं समझ आता कि दूसरी तरफ जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर कोई अमल नहीं कर रहा। खैर, कल जो एक NCOC के इजलास के बाद जो डिटेल्स जारी की गई कि क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, वो प्रोग्राम में हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन अभी अपडेट क्या है कोविड की, वो मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ जी। तीसरी लहर जिसमें शिद्दत आ रही है, जिसमें वायरस बताया जा रहा है कि इंतहाई शदीद है, और 24 घंटों के दौरान शहर में 1478 अफराद वायरस में मुब्तला हुए हैं। मोहलिक वायरस मजीद 9 कीमती जिंदगियां निगल गया। शहर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज 154 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और केसेस मुस्बत होने की शरह 21% हो गई है। ये शहरी लाहौर के फिगर्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो अंदाजा कर सकते हैं पूरे पंजाब में इस वक्त लाहौर जो है वो सबसे ज्यादा जो है हम देख रहे हैं केसेस वाला शहर बनता चला जा रहा है। ऑन द अदर हैंड लोगों के रवैये इंतहाई अफसोसनाक हैं। शहर में हम कहीं पर भी चले जाएं, मतलब आपको सिर्फ इस चीज़ का डर है कि आप पे पर्चा ना हो जाए, FIR ना हो जाए, आपको कैद ना कर दिया जाए। आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो प्लीज़ कुछ चीज़ों को लेकर संजीदा हो जाइए। आगे चल के लोगों के रवैये भी हमने आपको दिखाने हैं और डिटेल में आपको बताएंगे कि कोरोना से निपटने के लिए अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों पर नज़र डालेंगे, डिटेल में इस पर बात भी करेंगे। फिलहाल आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी टेम्परेचर की कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आगाज कर लेते हैं इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है। सुबह 10 बजे से आगाज होगा और इस वक्त टेम्परेचर आपके सामने है। टेम्परेचर है जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वेदर है सनी। इसके बाद आगे चलें जी, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। वेदर होगा सनी, टेम्परेचर होगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आज 3 बजे टेम्परेचर होगा जी 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ लेते हैं, शाम 6 बजे का मौसम आपके सामने है। कंपैरेटिवली बेहतर मौसम होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद रात 9 बजे का मौसम आपके सामने है। वेदर क्लियर होगा, टेम्परेचर क्या होगा जी 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी रात का मौसम कदरे हमें खुशगवार नजर आएगा। मौसम की सूरत हाल तो आपने जान ली, शहर की सूरत हाल पर नजर डालते हैं, बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। मार्केटें 6 बजे तक, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बंद। 1 अप्रैल से शादी तकरीबात रोक दी गई। सस्ते घर अब महंगे हो गए, 3,30,000 रुपए इजाफा, किस्त भी 5,000 रुपए बढ़ गई। खस्ता हाल बस स्टॉप्स की फौरी मुरम्मत का फैसला, शहर भर के बस स्टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिए जाएंगे। और मेगा रिहायशी प्रोजेक्ट LDA सिटी मुश्किलात का शिकार, बिल्डिंग फिर मंसूर। मुझे नहीं समझ आती यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुश्किलात का शिकार नहीं है। हर चीज़ ही मुश्किलात में आपको घिरी हुई नज़र आ रही है, तो फिर हम कैसे पॉजिटिव चीज़ें सोचें, हम कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव करें जब हर जगह आपको एक नाउमीदी की कैफियत नज़र आ रही है। फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि दुआ करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, खबरें कुछ अच्छी नहीं है। खबरें कुछ अच्छी नहीं है तो मैंने पहले भी कह दिया। अब इसमें क्या किया जा सकता है, हालात ही कुछ ऐसे हैं। खबरें बतदरीज जो बुरी से बुरी खबरें जो आ रही हैं, ख़ास तौर पर अब चूँकि कल के जो फैसले हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा
شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہے اور بنیادی طور پر تو یہ شہریوں کے حق میں ہے. اگر آپ اس کو ان دا لارج پبلک انٹرسٹ دیکھیں تو یہ شہریوں کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ جو پبلک گیدرنگ کے حوالے سے جو ایس او پیز تھے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے بھی دیکھا کہ ایک دم سے 1700 سے زائد ایک دن میں کیسز ڈے بیفور یسٹرڈے جب رپورٹ ہوئے تو صورتحال اس وقت ایسے لگ رہی تھی کہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، اور سٹل ویسے ابھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے کیونکہ آپ کے جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ بہت کم باقی رہ گئے ہیں، یا شاید میری اگر انفارمیشن کے مطابق تو تمام جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ اس وقت فل ہیں، اور پریشر بڑھ رہا ہے آپ کے ہیلتھ سیکٹر پہ بہت زیادہ. پریشر بڑھ رہا ہے اور یہ چیزیں آپ لوگوں کو ناظرین بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ تو نارمل، اگر نارملٹی ہو تو پھر بھی وہ جو پرفارم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان حالات میں آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ راؤ صاحب مجھے کچھ ڈیٹیلز، کیونکہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے کہ کیا چیزیں بند ہو رہی ہیں، کیا چیزیں کھل رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو obviously بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بار پھر سے میں یہ چیزیں بتاتی چلوں. کل جو اجلاس ہوا اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا جی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، جن کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ متاثرہ اضلاع میں مندرجہ ذیل فیصلے جو ہیں وہ عمل میں لائے جائیں گے. جن اضلاع میں کیسز کی شرح 12% سے زیادہ ہے وہاں 1 اپریل سے جزوی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. شادی کی تقریبات، سماجی اجتماعات پر پابندی ہے. اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ، جس میں خصوصی طور پر ہم بات کریں شہر لاہور کی میٹرو اورنج لائن کو بند رکھا جائے گا، تاہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی اجازت ہوگی. ریسٹورنٹس میں انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہے. پارکس بند رکھے جائیں گے. ہفتے میں 2 روز تک دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھی جائیں گی. کمرشل اور کاروباری سرگرمیوں کی صرف شام 6 بجے تک جو ہے وہ اجازت ہوگی. تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے. یہ وہ تمام فیصلے ہیں جو کہ عمل میں لائے گئے ہیں. اب ان فیصلوں پر رد عمل جو ہم نے دیکھا وہ انتہائی افسوسناک ہے. لوگ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں. راؤ صاحب ابھی میں 24 کے مارننگ شو میں نعیم میر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی اور انتہائی ہٹ درمی کا مظاہرہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے. آپ مطلب مارکیٹوں کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، اس پر تاجر رہنما بجائے اس کے کہ تعاون کریں. آپ اس صورتحال کو اگر اپنے آپ کو ٹریڈر سمجھ کے بات کریں گی نا تو پھر آپ کو بات ایشو سمجھ آئے گا، کیونکہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے 50 لوگوں کی سیلری دینی ہے تو وہ گھر بٹھا کے یا بند کر کے ضرور کہ میں حالات میں کر بھی رکھوں گی، میں اپنی ریسپانسبلٹی بھی بند کر کے اگر آپ کریں گے. آپ نے ٹریڈرز، آپ نے یہ ساری چیزیں، ساری صورتحال میں صرف ایک کام ہے جو راؤ صاحب ایک بات بتا دیں، اتنا میں نہیں مارکیٹوں میں جاتی ہوں گی، آپ تو روزانہ رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تب صورتحال سمجھیں گی اگر آپ ان کی جگہ پر ہوں گی. آپ مارکیٹوں میں کسی بھی مارکیٹ میں مجھے بتا دیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایس او پیز کی پابندی ہو رہی ہے. جس مارکیٹ میں یہ ایشو ہے یہ ہر جگہ پہ ہے، یہ ہر جگہ پر ہے، اور خاص طور پر جو گنجان آباد آپ کا جو اچھرا بازار ہے یا انارکلی بازار ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے ٹاؤن شپ مارکیٹ چلے جائیں. ایگزیکٹلی یہ ان مارکیٹس میں ایشو ہے اور اس کو تو اس پر تو سختی کرنے کی ضرورت ہے نا. لیکن جس طرح سے ہم نے گزشتہ 2 روز میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پریکٹس دیکھی ہے، اس سے ماسک کا استعمال جو ہے وہ کرنے کا رجحان تھوڑا بڑا ہے. اگر ہم پچھلے 1 ہفتے سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو ماسک کے استعمال کو اڈاپٹ کیا ہے لوگوں نے، اور امید کرتے ہیں کہ ایک جو طبی ماہرین اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ماسک کے استعمال سے کم از کم اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے، بریک لگائی جا سکتی ہے. لیکن اب بنیادی یہ ویسے ایک نقطہ ہے ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، یہ ہم پچھلے 1 سال سے اسی طرح سے اس پر گفتگو بھی کر رہے ہیں. لیکن مارکیٹس میں جو اب آپ یقین مانیں کہ پچھلے سال سے میں نے اپنی شاپنگ کا، اپنی گروسری کا لازمی حصہ بنا لی ہیں کچھ چیزیں، جس میں میں جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتی ہوں، میں نے سینیٹائزر کا استعمال. لوگ اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں، ماسک اس طرح سے پہننے کو تیار نہیں ہے. خیر، آپ لوگوں کے رویوں کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر میں تاجروں کی بات کر رہی ہوں ان کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو دونوں رویے ہیں. میں پہلے آپ کو لوگوں کے رویے، راؤ صاحب 1 منٹ دیکھ لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میں لوگوں کے رویے دکھا دوں، دکھائیے گا جی، دکھائیے گا لوگ کیا کہہ رہے ہیں ماسک پہننے پر. ماسک نہیں لگایا آپ نے، کیا وجہ ہے؟ ماسک ویسے ہی نہیں لگایا سر. یہ ویسے میری بات سنے، کوئی
सर कोई मजाक तो नहीं है ना कोरोना वायरस या? बिल्कुल मजाक है। इधर आ जाए फिर जरा, कैसे मजाक है? बिल्कुल मजाक, कोई कोरोना शरोना नहीं है। कैसे नहीं ये है? सब ड्रामे, किसके ड्रामे? सब ड्रामेबाजी हुकूमत की और किसकी है? अफ्रीका भी ड्रामे कर रहा है, सब ड्रामे कर रहे हैं। नहीं सर ड्रामेबाजी नहीं है सर। अगर आपको मास्क नहीं लगाना आप ना लगाएं, लेकिन सर कम से कम खुदारा इस बीमारी को आप यहाँ पे ड्रामेबाजी ना कहें ना। देखिए मेरी बात सुनो, जो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, जब भी आनी है ना, वो एक रात कब्र जब भी आनी है वो कब्र में आई जानी है रात, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, यहाँ पर के नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, एहतियात भी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। आपकी वजह से अगर आपके बच्चों को ये वायरस लग गया, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, खैर है, माँ बाप को वायरस लग गया, कोई बात नहीं, खैर है, आप मरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। सर ये मुझे बताइए, इस कदर ये एटीट्यूड क्या है, ये इस कदर ये ढटाई का क्या एटीट्यूड है? ये हुकूमत कर क्या रही है? ये ड्रामे तो कर रही है हुकूमत, ड्रामे कैसे क्या कर रही है? ये ड्रामे तो नहीं है सर। बिल्कुल ड्रामे है ये। किसने कह दिया आपको ड्रामे? मैं खुद कह रहा हूँ। आपने किसी से सुना है कि किसी से नहीं सुना मैंने, मैं खुद कह रहा हूँ। लाहौर के सारे अस्पताल भरे हुए, भरे रहने दो, वो वेंटिलेटर खाली नहीं है। जो टैक्स से मर रहा है वो भी कोरोना में डाल रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ। आपने कहीं जाके देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है। कहाँ पे जाके देखा आपने? कई जगहों पे मैंने देखा। किस जगह पे गए आप देखने के लिए? किस जगह पे गए आप देखने के लिए? लाहौर के किसी मैंने कई जगहों पे देखा। एक सी जगह का नाम बता देना। मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल में देखा, जिना हॉस्पिटल में देखा, मैंने कहाँ पे नहीं देखा। क्या देखा आपने वहाँ पर? बताए ना सर, क्या देखा आपने वहाँ पर? एक सेकंड रुक जाए। नहीं बस ठीक है। आप सर एक 5 रुपए का मास्क मेरे पास वो पड़ा तो लगाए ना सर, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, 6 महीने की सजा है। खैर है, चले जाएंगे 6। ठीक है, कोई मसला नहीं। जी, तो ये प्रोग्राम न्यूज नाइट है सिटी 42 का, जिसमें आप देख रहे हैं कि एनी की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इनको कायल किया जाए। ये किसी भी मार्केट में आपको जाएंगे तो इस तरह का एटीट्यूड आपको जरूर नजर आएगा। अफसोसनाक बुनियादी तौर पर ये आप ये देखें कि आप इस तरह फिर रहे हैं, आप अपने घर में जा रहे हैं, किया जा सकता। आपके बूढ़े माँ बाप होंगे, वो मुतासिर हो सकते हैं, आपके बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। इसमें संजीदगी का आलम इस लेवल पे है। अब तीसरी लहर से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है, और हमारे यहाँ जो रवैया है वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और ये वो रवैया है बुनियादी तौर पर जो हमें आगे भी नहीं बढ़ने देता। और ना सिर्फ ये खुद ये जो शख्स आए थे ये ना ये कर रहे होंगे SOPs पर अमल दरामद, और ऑब्वियसली इनकी जो फैमिली के लोग हैं वो भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब खुद नहीं करेंगे तो फैमिली के लोगों को कैसे करवाएंगे? बड़े घर में तो इस तरह की चीजें ना उनकी पाबंदी बना और ये मसला अगर आप थोड़ा सा शहर से निकले, रावी रोड जो गुंजान आबादियां हैं वहां पर ये मसला आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। वहां पर आज भी थड़ा कल्चर है, वो आबाद है, 20-20, 25-25 लोग थड़ों पर बैठे हैं, लेकिन उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो बिल्कुल कोरोना और शोना साथ दोनों लफ्ज कट्टे लगेंगे। कोरोना शोना नहीं है। तो ये वो पहले ये हमने किया हुआ, इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं, लोगों से बात भी होती रहती है, लेकिन अब इस रवैये को जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आप इस वबा से जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वबा को शिकस्त दे सकेंगे। खैर शिकस्त का लफ्ज़ तो मैं भी इस्तेमाल कर गई हूँ, आमतौर पर मैं करता नहीं हूँ, इससे तो पनाह ही मांगी जा सकती है, और अल्लाह ताला अपने फजल से इसको ख़त्म करें तो करें, उसके अलावा तो कोई हाल नहीं है। सही, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन लोगों के ये रवैये जो हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, समझ से बाहर है कि आप हालात किस तरह कंट्रोल करेंगे। अगर यही रवैये रहे तो आपने मार्केटों का टाइम अगर राव साहब 6 बजे तक भी कर दिया है, इन्हीं रवैयों को लेकर लोग। अब मार्केट्स की बात पर आ जाए, ये इस पे मुझे थोड़ा इख्तलाफ इसलिए है कि अगर 6 बजे के बाद क्या कोरोना होगा और 6 बजे से पहले कोरोना नहीं है तो फिर तो बात समझ आती है। दूध किया जा रहा है ना राव साहब चीजों को। आप यहाँ हालात भी तो लोगों देखें 12 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मजदूर को भूखा नहीं सोने देना, तो जो आप 2 घंटे का कट लगा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर, और दुकानें आपके यहाँ खुलती कितने बजे हैं आपको इल्म है इसका? 1 बजे मार्केट्स खुलती हैं। That is my point ना। और उसके बाद सिर्फ 5 घंटे का टाइम, ये देखें, इसको मैनेज करें आप या तो, और आपके बिजनेस का टाइम ही वो है, आपके बिजनेस का टाइम सेकंड टाइम ही शॉपिंग करते हैं हर कोई, जब भी कोई जॉब से फारिग होगा सेकंड टाइम ही जाएगा ना। अब तो 6 बजे का टाइम है, तो अगर आप भी 5 बजे या 5:30 फारिग हुए हैं तो मार्केट बंद हो चुकी होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको देखना है, गवर्नमेंट को रियलाइज करना है। अगर 6 बजे तक कोरोना नहीं आता तो फिर 8 बजे तक भी नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए, या अब तो आपका ये पॉइंट मैं समझ रही हूँ, आई अंडरस्टैंड। एक बात मेरी भी सुन ले राव साहब, एक बात मेरी भी सुन ले, ठीक है। 6 बजे तक मार्केटों में जैसे एज पर गवर्नमेंट की ये जो हमने देखा है डिसीजन लिया गया है,
6 बजे तक नहीं आता कोरोना, अगर 2 घंटे मजीद कर दिए जाते हैं 8 बजे 10 बजे, लोगों के रवैये ये रहेंगे, आपके ताजिर ही एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कराएंगे, मुझे फिर बता दें क्या? देखिए ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को, कैसे राव साहब मानने को तैयार ही नहीं है, रोल है वो प्ले करना पड़ेगा। अब सूरत हाल जिस तरह से हुई है, के साथ यहाँ पर सिर्फ आपने पैसे कमाना जो है ना एक वो बना लिया, जिंदगी रहे ना रहे। असल में आपके वो मसाइल नहीं है जो आम जो मार्केट में ठेले वाले के मसाइल हैं, ये फ़र्क है बुनियादी। इसलिए हम गुफ्तगू करते हुए ये ख्याल नहीं रखते, बड़े लोग, ये हज़ारों की तादाद में ऐसे मजदूर हैं जो बेचारे आएंगे तो काम करेंगे और शाम को उनका चूल्हा जलेगा। इस इशू को आपको एड्रेस करना है। क्या गवर्नमेंट ने इस मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से पाबंदियां लगाई, क्या कोई रिलीफ पैकेज इस तरह से दिया? अब होटल यूनिटी की बात कर लें आप, होटल रेस्टोरेंट्स, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। ये अभी भी शायद आपको रियलाइज ना हुआ हो, रिसेंटली जब आप लिबर्टी चौक में इन्होंने सिट इन किया है तो उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कितनी बड़ी तादाद है ये। और ये तादाद, ये खानदान है पूरे, ये एक एक शख्स खानदान को चला रहा है, तो आपको ये भी समझना है उनके लिए आपने कोई पैकेज नहीं दिया। बजा फरमा रहे हैं, उसके लिए पैकेज कोई पैकेज नहीं दिया, ऐसे फैसले करने चाहिए, उनको फैसिलिटेट करवाना चाहिए था। एक्साइज टैक्सेशन की मद में आपने नहीं करवाया, उनको टैक्स, आप उनसे टैक्स नेट में उनकी हेल्प कर सकते थे, आपने नहीं किया, सिर्फ कदगन लगाई। उस तबके का भी आपको सोचना है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको 25-30 जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके आगे पीछे नजर आते हैं काम करते हुए। अब मुझे बताएं कि हर रेस्टोरेंट में ये सूरत हाल है, उन फैमिलीज का क्या होगा अगर ये बंद रहता है? चलिए नाज़रीन, हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। इस मामले पर बिलाशुबा हुकूमत की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं आवाम की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस खबर को इस तरह से वाइंड अप करूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, सस्ते घरों का राग अलापा जा रहा था हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये सस्ते घर अब एकदम से महंगे कैसे हो गए, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, तो आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर हमारे पास ये है जी, सस्ते घर जो कि अब महंगे हो गए हैं। ये सस्ते कब थे सवाल तो ये भी है, लेकिन 3,30,000 रुपए इजाफा, किस्त भी 5,000 रुपए जो है वो बढ़ा दी गई है। राव साहब, पहला सवाल तो ये सस्ते घर सिर्फ बातों तक मेरे लिए भी यही सवाल है कि हमारे रिपोर्टर, बड़े सीजन रिपोर्टर हैं अली रामे, उनकी ये स्टोरी है और उनसे बात भी हुई स्टोरी के हवाले से। अब ये मैंने भी सवाल किया कि ये वैसे है, ये वैसे है कहाँ पर? तो अब उसने चूंकि वर्किंग की है, कुछ मुझे इसके पिक्टोरियल जो इमेजेस हैं वो भी आए हैं। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग की एक स्कीम है जो पंजाब गवर्नमेंट की तमाम बोले जो नहीं अभी है, इसलिए है कि क्योंकि वर्किंग पेपर हो गया ना, तो जो चीज कागजों में है वो उसको है ही कह सकते हैं, था नहीं उस कागजों में है। ऑब्वियसली कागजों में तो ये काफी अरसा से फाल कर रही है, इससे ये हर दौर में इस तरह से रहा है। अब ये रायविंड का कोई एरिया है, वहां पर ये घर बनाएंगे। 11 लाख इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी और उसके बाद अब एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, शायद कोरोना का इम्पैक्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, तो इसकी प्राइसेस जो है वो 14 लाख रुपए फी जो घर, ये बिल्कुल जो लो इनकम के हमें लोग हैं उनको ये घर मिलते हैं या पता नहीं मिलते। मैंने तो वैसे कभी देखा नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को घर मिला हो जो वाकई में जिनको मिले कम से कम वो हमसे जरूर और जरूर राब्ता करें। बिल्कुल ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि आपको हम बताएंगे कि वाकई कोई तो है जिसको मिला है। बिल्कुल अच्छी चीजों को हम अप्रिशिएट करें। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम उन तमाम स्कीम से अलग है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या माजी में शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम थी, उनसे अलग है। ये बिल्कुल लो कास्ट हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने कागजों में जिंदा रखा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा और क्या बात कर सकते हैं कि आपने 3 लाख रुपए इसके बढ़ा दिए, कागजों में चले बढ़ाए हैं, लेकिन इनको अगर आप 14 लाख में भी किसी को घर दे देते हैं तो समझा जाएगा कि बिल्कुल गनीमत है। साहिबान 14 लाख रुपए में महंगाई के इस दौर में घर मिल जाना, ये मुझे सिर्फ ये इसका दूसरा पहलू है। ये नहीं, ये ऐसे लग रहा है कि आप कोई ख्वाब देख रहे हैं और जब आपको जगाया जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा किस किस मद में अभी पैसे also astonished to see this कि अब ये इस तरह की सूरत हाल है और अब अल्लाह करे कि इसको ही अमली जामा जो है वो पहना दें। चलिए जी, यहाँ पर 14 लाख में का जरूर हमें भी बताइएगा। फिलहाल हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको, क्योंकि हम थ्रू आउट द शो कोविड की जो सिचुएशन है उससे अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया कि इंतहाई मुतहरिक भी हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नज़र आ रही है। शादी तकरीबात पर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, दुकानों में, मार्केटों में जाकर, मॉल्स में जाकर देखा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके साथ एक जो बड़ी चीज़ है जिस पर मेरे ख्याल से सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए वो ये है कि लॉकडाउन वाले एरियाज, क्योंकि ट्रांसमिशन इस वायरस की, तीसरी लहर के वायरस की ट्रांसमिशन जो है, फैलाव की शिद्दत है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। तो ज़रूरी ये अमर है कि जी इस चीज़ को हम महदूद रखें। अब लॉकडाउन मुख्तलिफ एरियाज़ में किया गया है जिसका मकसद क्या था कि इस चीज़ को रोका जाए कि ट्रांसमिशन जो है जो कि तेज़ी से हो रही है उसको महदूद कर दिया जाए। इसी मकसद के तहत वो इलाके शहर लाहौर के जहां पर देखा गया कि कोविड के केसेस ज़्यादा हैं उधर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, यानी उन इलाकों के रिहायशियों को पाबंद ये किया गया कि वो अपने ही इलाकों तक महदूद होकर रह जाएं, बाहर घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर घरों से बाहर ना निकले ताकि वायरस जो है वो दूसरे इलाकों तक ना फैल सके। ऑब्वियसली अगर आपके रिश्तेदार आपके घर आते जाते रहेंगे और आप खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर जाते रहेंगे तो आप वायरस को ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरे लोगों तक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। अब ये लॉकडाउन असल में क्या लॉकडाउन है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको लेकर कितनी संजीदा है, क्या इन इलाकों में मामूल के मुताबिक नकलो हरकत है या नहीं है, ये भी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर बसाम सुल्तान मौजूद हैं इस वक्त बाहर, उनसे जान लेते हैं किस एरिया में वो हैं और यहाँ पर लॉकडाउन की असल सूरत हाल क्या है। बसाम, कहिएगा, लॉकडाउन का असल मकसद आपको पूरा होता नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिट नजर आ रही है, मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है, नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है लोगों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर मौजूद हूँ। कल काबीना कमेटी की जो मीटिंग हुई, वज़ीर आला ने जो है वो जिसको चेयर किया, उसके बाद जो है वो ये फैसला किया गया कि वो शहर जहाँ पर जो कोरोना के फैलाव की शरह जो है वो 12% से ज़ायद है, वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लाहौर भी उन शहरों में शामिल है और इसी तरह लाहौर के अंदर जो इंडोर तकरीबात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह मार्केट्स जो है जहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो मार्केट्स खुले रखने की जो है वो इजाज़त होगी। इसके साथ साथ जो फार्मेसीज़ और दीगर जो असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जिस तरह स्टोर्स हैं वो जो है वो 24 घंटे खुले रहने की जो है वो इजाज़त होगी। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, इंडोर तकरीबात जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। इसी तरह जो लोग हैं उनको ये इस बात पर पाबंद किया जा रहा है कि लोग मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मैस ट्रांजिट है उसको भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिसेज के अंदर जो है वो 50% के करीब जो है वो अटेंडेंस को यकीनी बनाने का जो है वो कहा गया है, यानी 50% जो है वो अमले को आने की इजाज़त होगी। मगर मैस ट्रांजिट बंद हो जाने की वजह से जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कहिएगा, ये तो वो सारे इकदाम हैं जो कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए हैं। मुझे ये बताइएगा, जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहां पर ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नजर आ रहा है कि लॉकडाउन को वाकई यकीनी भी बनाया जा रहा है? लॉकडाउन की बाइस जो है वो आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन की इस इशू की वजह से जो हम वर्किंग ख़वातीन हैं जो जॉब कर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इसलिए कि हम लोगों ने अपनी जॉब पे जाना होता है। अब बसेस बंद हो गई हैं, अब हम तो 40 रुपये किराए में अपने ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हैं, जबकि अब हम अगर ऑटो लेते हैं तो हमारा रोज़ का 400 हमारा जो किराया है वो लगता है। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल इश्यूज़ हैं। कि इन्होंने ये लॉकडाउन में बसेस बंद कर दिए हैं, मेट्रो, ऑरेंज लाइन और स्पीडो। बिल्कुल, आपने जो है वो लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि मैस ट्रांजिट को जो है वो बंद कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर फंक्शन ना रखने की वजह से जो वर्किंग क्लास है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि या तो लॉकडाउन को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल किया जाए, जिस तरह जो है वो पिछले साल किया गया था, ताकि ये जो बढ़ते केसेस हैं इन पर भी काबू पाया जाए और ये जो वर्किंग क्लास है ये बासानी जो है वो अपने घरों पर बैठ के इस कोरोना वायरस से जो है वो बच सके। बसाम ने हमें बताया। बसाम, मुझे ये भी बताएगा, आप काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, लिंक रोड का ये इलाका है और खासी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए भी आते जाते हैं।
क्या रुझान लोगों का नजर आ रहा है? कोई मास्क पहने, एहतियात करते, SOPs पर अमल करते आपको नजर आ रहा है? जी सुबह सुबह का टाइम है तो मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी नहीं खुली, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अभी उसी तरह जो है वो मामूल के मुताबिक मास्क को जो है वो लाजमी जो है वो नहीं रख रहे, मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम बेशतर अफराद जो है वो इधर से गुजरते हुए देख रहे हैं जो मास्क को जो है वो अब तक लाजमी जो है वो नहीं समझ रहे, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने के जो है वो फैसला किया गया है। FIRs भी जो है वो दर्ज की जा रही हैं उन लोगों के खिलाफ जो मास्क का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जो मुतलका अदारे हैं उनको इसके ऊपर जो है वो मज़ीद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मज़ीद जो है वो FIR दर्ज करने के बायस ही जो है वो लोगों को इस बात पर माइल किया जा सकता है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस वायरस के मज़ीद फैलाव में जो है वो उसको रोका जा सके। अच्छा बसाम, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगी, आप अगर गुफ्तगू करें इनसे और जानें कि ये जो इकदामात हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं कैसे देखते हैं? इससे कोविड के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात उठाए गए हैं, तो कुछ अपने आसपास वाले लोगों से बात कर रहे हैं और हमें बताएं इनके क्या तासुरात हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है पर इस लॉकडाउन की वजह से मज़ीद उनको किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा मैडम, आप ज़रा मज़ीद बता दें कि पिछले साल भी जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था, उसके अंदर हमने देखा था कि ऑफिस को जो है वो बंद कर दिया गया था, उसके अंदर आप लोगों ने कैसे इकदाम देखे थे, इस दफ़ा कैसे इकदाम देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इन इकदाम से कोरोना पर काबू पाया जा सके? जी हरगिज़ नहीं, बिल्कुल काबू नहीं पाया जा सकता जब तक ये लास्ट ईयर की तरह गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जब तक ये लोगों को घरों में नहीं बिठा सकते ये ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब जॉब के साथ जब घरों में वापस जाते हैं हम पता नहीं कितने लोगों को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, उनसे हमें कोविड-19 ट्रांसफ़र होता है। जब अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में जाते हैं तो ज़ाहिर है हम तो कैरियर हैं, हम वायरस लेके जाएंगे तो हमारे पूरे घर को ये कोविड-19 हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि लास्ट ईयर 2020 की तरह जैसे लोगों को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था कि आप घरों में रहें और अपने आप को अपने घर की चार दीवार तक महदूद, ताकि ना कोई बाहर का बंदा आपके घर है ना आप बाहर जा सके, और इस तरह से फिर हम इस बीमारी से महफूज। बिल्कुल, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि पिछली दफ़ा जिस तरह इकदाम उठाए गए कि मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑफिस को बंद कर दिया गया था ताकि लोगों की जो है वो आमदो रफ्त पर जो है वो काबू पाया जा सके, लोगों की नकलो हरकत को कम किया जा सके। इस दफ़ा जो है जो 50% ऑफिस को जारी रखा गया है उसके अंदर जो वर्किंग क्लास है, जिस तरह मैंने आपको बताया, उनको जो है वो खसूसी तौर पर मुश्किलात का सामना है क्योंकि मैस ट्रांजिट को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। तो उनको महंगे दामों जो है वो ट्रैवल करके जो है वो अपने ऑफिस को जाना पड़ता है। तो लोग जो है वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि या तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाए ताकि वो। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। बसाम हमारे साथ मौजूद थे। जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हम देख रहे हैं। मकसद ये है कि ट्रांसमिशन जो है कोविड की उसको रोका जाए, लेकिन इसके साथ लोगों के कुछ मसाइल भी तो जुड़े हैं। जिन लोगों ने अपने दफातर जाना है, जिन लोगों ने अपने कारोबार के लिए जाना है, वो लोग भी हमें मुतासर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सेफ्टी मेजर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों की नकलो हरकत को महदूद नहीं करेंगे तो वायरस की शिद्दत तो पहले ही संभाली नहीं जा रही है। हालात क्या हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अस्पतालों की सूरत हाल भी आपको इसीलिए हम बताते रहते हैं। जाहिद साहब ने हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि कितनी कैपेसिटी है। वेंटिलेटर्स ऑलमोस्ट अस्पतालों में जो है वो तमाम फिल हैं और मज़ीद जो लोग आ रहे हैं उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं। इस कदर शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों के हालात ख़राब हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इनमें इजाफा भी नहीं किया जा रहा। तो अब आप लोगों ने सोचना है कि आपने किस तरह से एहतियात करनी है और किस तरह से अपने आप को इस तमाम सूरत हाल से महफूज रखना है। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। तो आज के भाव में सबसे पहले मेरे पास हैं जी आज मीट रेट्स। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ से आपको बीफ पर केजी मिलेगा 450 रुपए किलो में। बीफ मिन्स यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 565 रुपीज़ पर केजी में, यानी 565 रुपए किलो में। इसके बाद मटन पर केजी आपको मिलेगा यहाँ से 1150 रुपए किलो में और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो में।
चिकन के रेट क्या है? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 216 में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा रेट में अब हमें कंपैरेटिवली कमी नजर आ रही है 313 रुपए किलो में। जी तो नाज़रीन, मीट रेट्स आपने जान लिए, सब्जियों के रेट क्या है? फारहान यामीन ने हमें ज्वाइन किया है। जी फारहान, कहिएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? सरकारी तौर पर जो आज रेट लिस्ट जारी की गई है उसके हिसाब से आलू की कीमत में 1 रुपये इजाफा है, 37 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। प्याज की कीमत मुस्तहकम में 26 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। टमाटर 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। लहसुन चाइना 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक थाईलैंड 280 रुपये, जबकि अदरक चाइना भी 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी। खीरा 37 रुपये, करेला 93 रुपये, पालक 21 रुपये, मेथी 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। बैंगन 34 रुपये, बंद गोभी 21 रुपये, जबकि फूल गोभी 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। शिमला मिर्च 60 रुपये, सब्ज़ मिर्च 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। यह कद्दू 73 रुपये, लीमू देसी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी। कचनार 207 रुपये, भिंडी 192 रुपये, सलजम की कीमत में इस्तेकाम है 21 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। अरवी 109 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। मटर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। टिंडियाँ 37 रुपये, मूंगरे 99 रुपये, मूली 21 रुपये, गाजर देसी 37 रुपये, हलवा कद्दू 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। बहुत शुक्रिया फारहान, सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी हैं। जी आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और जान लेते हैं माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया और अभी लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और वो ये है जी, यूईटी ने सीमेंट इंडस्ट्री में नई तहकीक का तजुर्बा कामयाब कर लिया है। एचईसी की फंडिंग और 2 साल तहकीक से जदीद सीमेंट इजाद कर लिया गया है और आपको बहुत खुशी होती है कि जब ये काम जो है वो लोग कर दिखाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ मैदानों में लड़कियां जो हैं वो हर तरफ छाई हुई नज़र आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको खुशी होती है कि इतने बड़े बड़े काम जो हैं वो आपको ख़वातीन करती हुई भी नज़र आ रही हैं। आज की हमारी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, डॉक्टर मारिया इदरीस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर TTS हैं, यूईटी से इनका ताल्लुक है। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खवातीन इतने ज़बरदस्त काम करती हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि ये काम खवातीन नहीं कर सकती, ये तो मर्द हजरात के करने वाले काम हैं। अब सीमेंट इंडस्ट्री में माशाल्लाह से जो कारनामा आपने सर अंजाम दिया है, मुझे तो सबसे पहले बताइएगा, कुछ अपना बैकग्राउंड बताइएगा। आपने स्टडी कहाँ से स्टार्ट की, फिर इस लेवल तक कैसे पहुंची, मुझे ये अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिएगा। एक्चुअली मैंने बैचलर्स भी अपना यूईटी लाहौर से किया था आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। देन आई डिड माय मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया यूईटी लाहौर से ही। एंड उसके बाद ये था कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड टू द हायर एजुकेशन कमीशन जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज से PhD करके आऊँ, वरना अदरवाइज शायद मैं मास्टर्स के आगे ना करती। मास्टर्स गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको रही? यस, और फिर आप बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है इस मामले में। मैं स्पेशल थैंकफुल हूँ कि हर एक की, और मुझे स्पेशली वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और इसका तो मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हेन आई डिड माय PhD, जब मैंने PhD करने के लिए मीटू गई तो वहाँ पे ईरानियन लोग थे और उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा कि आप तो मलाला जैसी हैं। अच्छा। यस, तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं मलाला जैसी नहीं हूँ, ना ही मैं मलाला हूँ,
मुझे तो मेरी गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं पीएचडी करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। गुड, और मैंने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बताया। मैंने कहा कुछ एरियाज़ में, ये मैं नहीं कह रही कि आई एम नॉट निगेटिंग मलाला कि मलाला एग्जिस्ट नहीं करती, वो ठीक है कुछ एरियाज़ में, लेकिन पाकिस्तान का 75% एरिया ऐसा भी है जहाँ पे मलाला जैसे केसेस नहीं है। हम लोग फेवर करते हैं बच्चियों को पढ़ने में और जितना हो सकता है कराते हैं। और जाहिर है मेरी भी मास्टर्स तक एजुकेशन होती है, मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक आई, तो मेरे पीछे तो पाकिस्तान है। तो मैंने पीएचडी भी मीटू से की, वो टर्की में की। हालांकि मेरी जब एजीसी ने मुझे स्कॉलरशिप का मौका दिया तो पहले मेरा पॉलीटेक्निक ऑडिटोरिनो में हुआ एडमिशन, फिर फ्रांस में हुआ, फ्रांस वाला जो कन्वर्ट हो गया तब टर्की के मीटू में ना। उसके बाद भी मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको अमेरिका में हुआ, लेकिन तब मेरी ये सेटल हो चुकी थी, मेरा 1 साल गुजर गया था, तो एचईसी के रूल्स के मुताबिक आई कंटिन्यूड हियर। और मेरी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर थी, मतलब एक इस्लामिक और फिर भी काफ़ी अच्छा था। इसके बाद जो मुझे बहुत बेहतर बात ये लगी कि मैं तो वाकई कहूँगी कि पाकिस्तान ने वाकई लड़कियों को सपोर्ट किया है। मेरे साथ जो फीमेल्स थीं उनमें से एक अब पोस्ट डॉक के लिए यूएसए जा चुकी है और वो मुझसे भी पूछ रही थी वाई आर यू नॉट गोइंग। मैंने कहा मैं अपने 5 साल पूरे करूँगी एचईसी के, उसके बाद मैं सोचूंगी और उसके बाद फिर मैं यहीं पे आऊँगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मुझे आपका ये भी स्पिरिट बहुत अच्छा लगा है कि आप अपने मुल्क की खिदमत करना चाह रही हैं। अगर आपको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने तो आप आगे बढ़कर पाकिस्तान की ही खिदमत करना चाह रही हैं। अभी फिलहाल आप यूईटी में खिदमत सरअंजाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही, मुझे ये बताइएगा ये जो कारनामा आपने सरअंजाम दिया, ये आइडिया आपको कैसे आ गया? ये अब अगर मैं पूरी बात बताऊंगी तो वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने ज्वाइन किया यूईटी की इस तरह से थी कि उन्होंने मुझे, बल्कि सारी पीएचडी फैकल्टी को उस ज़माने की ना इनकरेज करना शुरू किया कि आप प्रोजेक्ट लें, प्रोजेक्ट विन करें, आप लोग बाहर से पढ़ के आए हैं। जो पीएचडी जो बिल्कुल डायरेक्ट आता था ना, उनको वो स्पेशली ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि आप। तो फिर उन्होंने यहाँ तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप सब प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करें और आप अगर बहुत समय करेंगी तो एक आध आप लोग विन कर लेंगे। तो फिर उस वक्त मोटिवेशन भी थी, फिर यूईटी की कुछ डिमांड्स भी थी कुछ इस तरह से, तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो मैंने फिर विन भी उतने काफ़ी 3 विन किए एक ही साल में, और एक यूईटी में भी विन किया। तो यूईटी वाला तो खैर फिर वो पीछे चला जाता है, तो एचईसी का एक मैंने स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट से शुरू किया, वो विन किया। फिर इसके बाद पाकटक प्रोजेक्ट किया जिसमें मैं इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2 दफ़ा गई हूँ ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस, और कॉन्फ्रेंस भी मैंने वहाँ पे अटेंड की, वो भी मैंने एचईसी से ही विन किया। और ये थर्ड जो था वो ये इन दोनों से क्वाइट हाई, मतलब वो थी प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। इसमें मेरी और इंडस्ट्री थी पायनियर सीमेंट लिमिटेड। अच्छा, अब ये सीमेंट आम मार्केट से जो सीमेंट मिलता है उससे मुख्तलिफ कैसी, क्या क्या खसूसियात हैं इसमें? एक्चुअली जब मैंने पायनियर सीमेंट लिमिटेड और मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें ना पॉलीमर सीमेंट चाहिए, कि आज से पहले जिन्होंने भी पॉलीमर सीमेंट बनाने की कोशिश की है तो वो सब नाकाम हुए हैं। तो काफ़ी कंपनीज पहले ये कर चुकी थी कोशिश। अच्छा, ये सीमेंट की कौन सी टाइप है? हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं पूछूंगी कि क्यों स्पेशल है। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ये सीमेंट क्यों स्पेशल है, इसकी खासियत क्या है, किस तरह ये डिफरेंट है दूसरे सीमेंट से, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर मारिया इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीमेंट की जो टाइप आपने बताई, ये किस तरह से आम जो सीमेंट यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए उससे डिफरेंट कैसे है और इसकी खासियत क्या? एक्चुअली मेरी जो पीएचडी बेस्ड करी थी ना, वो पूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में थी, सीमेंट बेस्ड उसमें बहुत ज़्यादा था, सब कुछ सीमेंट के एडमिक्सचर, सीमेंट की क्वालिटी और वगैरह वगैरह। तब मैंने एक चीज़ जब पाकिस्तान वापस आकर देखी, क्योंकि जो कंपैरिजन हम पीएचडी के बाद कर सकते हैं वो पहले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो वो मैंने देखा यहाँ पे सीमेंट की टाइप्स ही अवेलेबल नहीं है। इवन के जो सिंपल एडमिक्सचर या ब्लेंडेड सीमेंट यूरोप वगैरह में अवेलेबल हैं, उसका पाकिस्तान में तस्वुर ही नहीं है। बल्कि उन्होंने वो कहते हैं कि ये सब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अगर आप ये स्लैग्स डाल देंगे, फ्लैशेस डाल देंगे या सिलिका फ्यूम डाल देंगे तो आपकी जो सीमेंट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती हैं, कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में चेंज आ रहा है। और मैं फिर कहूँगी वही पीएचडी स्कॉलर्स रिटर्न हो रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं। अब जो आपका फ्रेश इंजीनियर निकलता है तो उसके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं पहले की निस्बत। पहले वो 40 इयर्स पुराने प्रोजेक्ट्स मतलब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लेके चल रहे होते थे। तो अब ये चीज़ें जो हैं कॉमन होती जा रही हैं, लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में अवेयरनेस डेवलप हो गई है। मैं पहले भी यही कहती रही थी
کہ کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپس کے اور موبائل سے ریلیٹڈ تو انفارمیشن فوراً اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن جو سیمنٹس اور کنسٹرکشن ہے یہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو اس میں یہ جو واپس اسکالرز ریٹرن ہوئے ہیں ان لوگوں کا ایک مین یہ بلیسنگ ہے. جی بالکل، یہ بلیسنگ ہے. میں کہہ رہی ہوں دس از ون آف دا بیسٹ تھنگ جو میں نے پاکستان میں دیکھی ہے، کیونکہ واقعی لوگوں کے کانسیپٹس بہت ڈفرینٹ ہے پرانے لوگوں کے اور اب جو نئے اسکالرز جو واپس ریٹرن ہو رہے ہیں دے آر ڈوئنگ. اوبویسلی ہر ٹائم کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. بالکل، اور آج کل بہت تیزی سے چیزیں انفارمیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے تو وہ پرانی. اچھا، اب آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دیا، آپ اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانے جاتی ہیں تو لوگوں کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کیوں وہ یہ سیمنٹ استعمال کریں؟ کیا اصل میں جو آرڈینری پورٹلینڈ سیمنٹ ہوتی ہے یہ امریکہ میں ASTM ٹائپ ٹائپ 150 کے نام سے اور یورپ میں SEM1 کے نام سے اویلیبل ہوتی ہے. لیکن آپ امریکہ میں چلے جائیں یا یورپ میں چلے جائیں، ایڈمکسچر بیسڈ سیمنٹس اور بلینڈڈ سیمنٹس وہاں پہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، وہ بے شک اب میں چاہوں گی کہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں کامن ہو جائے. پہلے لوگ ان کو نگیٹ ہی کر رہے تھے. تو اب اس کے بعد یہ جو پولیمر بیسڈ سیمنٹ ہے اس میں اور ایڈمکسچرز اور پولیمرز اور کیمیکل سارے بلینڈ کر کے ہم لوگ یہ اصل میں پرفارمنس بیسڈ سیمنٹ ہے. اس کو ہم اسپیشل سیمنٹ کی کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں. چلے جی، اس کو اسپیشل سیمنٹ کی کیٹیگری میں لے کے جایا جا رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جی اس سے جو ہے وہ بہت زبردست ہے. یہ اسپیشل کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے ڈاکٹر ماریہ ادریس کی جانب سے، جسے بلا شبہ سراہنے کی بھی ضرورت ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی یہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوگا آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا، آپ لوگ اس کو سراہیں گے بھی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم اگر شیئر کریں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو بتایا جا سکے اور وہ لوگ جو کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہو سکے. فی الحال ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہر کے موسم کی صورتحال اس وقت باہر کیسی ہے اور دن بھر موسم کیسا رہے گا؟ سعدیہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعدیہ بتائیے موسم کیسا ہے شہر کا اس وقت؟ جی ہاں، موسم کی صورتحال کی بات کریں تو خاص کر لاہور میں موسم بدلنا شروع ہو چکا ہے. دن کے اوقات میں گرمی کا احساس مزید بڑھنے لگا ہے اور اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ رمضان سے قبل جو ہے وہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، لیکن اپریل کا دوسرا ہفتہ جو ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سسٹم جو ہے وہ لاہور اور پنجاب کو ہٹ کر کے گزریں گے جو خوشگوار موسم کا احساس دلائیں گے. اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپریل کا دوسرا اور جو تیسرا ہفتہ ہے اس میں بارش کی پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عشرہ جو رمضان کا پہلا ہے اس میں موسم اور درجہ حرارت جو ہے وہ قدرے بہتر ہوگا، جس کی وجہ سے پہلا عشرہ رمضان کا اچھا گزرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیشگوئی جو محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جا رہی وہ یہ ہے کہ رمضان کا اختتام جو ہے وہ خاص کر گرم ترین موسم کے ساتھ ہوگا. پارا جو ہے وہ 35 سے 38 کے درمیان لاہور میں رہے گا، جس کی وجہ سے دن کے اوقات میں خاص کر گرمی بڑھے گی. تو آج اگر لاہور کے درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں دن کے اوقات میں لاہور کا پارا جو ہے وہ تقریباً 31 سے 32 رہنے کا امکان ہے. اسی طرح سے رات کے اوقات میں بھی گرمی بڑھنا شروع ہو چکی ہے. لاہور کا درجہ حرارت جو ہے رات کے اوقات میں بھی تقریباً 25 سے 26 رہتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں لیکن کیونکہ دھوپ میں نکلنے والوں کو تپش کی وجہ سے گرمی کا احساس ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی لاہور کا پارا مزید. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سعدیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بریک سے پہلے جب ہم نے آپ کو اپنی مہمان سے ملوایا تو میں نے کہا تھا کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت باہمت خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں، اس چیز سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. ہماری رپورٹر کومل اسلم ایک باہمت خاتون سے ہماری ملاقات کرا رہی ہیں. معیشت کے گراف کو اوپر لے جانے میں خواتین اہم کردار ادا کر رہی ہیں. نظام زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، میڈیکل، انجینئر، وکالت، عدالت، فارماسسٹ، سائنس، حتیٰ کہ ہر میدان میں خواتین کامیاب اور کامران نظر آتی ہیں. مضبوط حوصلوں کی ایسی ہی خواتین پارکوں، پیٹرول پمپ پر ہمیں مردوں کی بھیڑ میں ہر آنے والی موٹر سائیکل اور گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہوئے بھی نظر آتی ہے. میں یہاں کام کر کے بہت خوش ہوں. یہاں پہ بہت سیفٹی میں کام کیا جا رہا ہے اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں ٹوٹل پارکوں کا کہ وہ انہوں نے لیڈیز کو موقع دیا کہ وہ مردوں کے ساتھ مل کے کام کریں. اور میں ٹوٹل پارکوں میں ایز اے شاپ اسسٹنٹ جاب کرتی ہوں اور مجھے یہاں کام کر کے بہت اچھا لگا. ٹوٹل پارکوں والوں نے لیڈیز کے لیے بہت اچھا یہ اسٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے لیڈیز کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے. پمپ انتظامیہ نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یہ احسن قدم اٹھایا ہے. ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ کہ خواتین کو روزگار کے لیے اپرچونٹی فراہم کرنا ہے، بلکہ ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے جس میں وہ
आसानी से आके एडजस्ट हो सकें। खवातीन को बाख्तियार बनाना हमारा अव्वलीन फरीजा है। इससे न सिर्फ एक घर बल्कि पूरी कौम की तरबियत और तरक्की का अमल जारी रहता है। खवातीन हर मैदान में मर्दों से कम नहीं, इन्हें रोजगार के बेहतर मौका फराहम करके मुआशरे को मुआशी हवाले से मजबूत बनाया जा सकता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। तो कोमल की रिपोर्ट आपने देखी। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी है, क्योंकि हम लोग बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आपने SOPs को फॉलो करना है, बाहर कहीं भी जाना है। तो अगर आपके किसी इलाके में, शहर लाहौर से अगर आपका ताल्लुक है, किसी इलाके में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, कोविड के पेशेंट है, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना वीडियो मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं, हम अपने शो में वो ज़रूर दिखाएंगे। इसके साथ ही वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँचा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।